चलो आ गए क्या आप लोग सभी? आज थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया आप लोगों को ब्रेक का, तो होप सो कि आप लोग सारे लोग आ चुके होंगे। एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज़ आ रही है, कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दो मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून, है ना? भारत की जलवायु या फिर मानसून, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अभी तक हमने कारक देखे कि कौन कौन से कारक हैं। ठीक, मानसून को प्रभावित करने या मानसून को लाने के लिए कौन कौन सी कारकें हमारे पास है। तो कौन कौन सी थी कि हमने क्या देखा कि कौन कौन सी कारकें थी? तापीय सिद्धांत था, है ना? कल पढ़े थे तापीय सिद्धांत था, जो अरब सागर से उसको मिलती थी हवाएं, है ना? निम्न दाब वायु वाला क्षेत्र बनता था। ठीक, वो हमने देखा कि कैसे वो वर्षा कराती थी। अंतः अभिसरण क्षेत्र मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, होप कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? जेट स्ट्रीम भी मैंने बताया था कि दो तरीके का जेट स्ट्रीम है हमारे पास, कि कैसे मतलब दो तरीके के जेट स्ट्रीम को डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और कौन सी पम्पने किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आज जो है वो अलग जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, हेडिंग डाल लो, अल नीनो और ला नीना। ठीक है, ये बहुत बार पूछते हैं, है ना? फोर्थ वाला पॉइंट है अल नीनो। अल नीनो, ना में बड़ी की मात्रा नीनो, अल नीनो और ला नीना, अल नीनो और ला नीना। ठीक है, अब ये अल नीनो और ला नीना है क्या? ठीक है, अल नीनो और ला नीना एक लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, जिसमें अल नीनो और ला नीना एक मौसमी जो है वो एक चक्र है। ठीक है, ये जो अल नीनो चक्र है और ला नीना चक्र है ये कंटिन्यू नहीं होता। ठीक है, ये 2 से 7 सालों में देखा जाता है। अब ये चक्र या दोलन है क्या जो हमारे भारत के मानसून को प्रभावित करता है? कैसे? अल नीनो एक ऐसा मौसमी चक्र है जो भारत में वर्षा ना कराने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, शॉर्ट में ये कहे कि जब भी भारत में अकाल का जो रूप देखना पड़ा है तो उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या रहा है? अल नीनो चक्र रहा है। ठीक है, अब ये अल नीनो चक्र या अल नीनो दोलन है क्या, कि कैसे ये भारत को अकाल और सूखा में जो है वो धकेलता है? ये कौन सा ऐसा मौसम चक्र है? ठीक, तो इसका चक्र जानने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? पेरू, जो कि दक्षिणी अमेरिका, है ना? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका में लगे हुए एक पेरू कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है? पेरू कंट्री से रिलेटेड है। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका। ठीक, प्रशांत महासागर का नाम सभी सुने होंगे, तो ये प्रशांत महासागर से लगा हुआ दक्षिणी अमेरिका का पेरू देश, है ना? पेरू देश और पेरू तट से रिलेटेड है। इतना क्लियर हुआ क्या कि इसका जन्म कहाँ से हो रहा है? ठीक, नॉर्मली हम देखें, पहले इतना चीजें आप समझ जाओ कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। दक्षिण अमेरिका से लगे हुए पेरू तट या पेरू, है ना, कोस्टल, पेरू देश का भी नाम है और पेरू कोस्टल, है ना, मतलब पेरू तट। जैसे हमारे भारत का तट है वैसी एक पेरू तट है। ठीक, अब वो जो है वो चीज करती क्या है कि अल नीनो हमारे भारत को कैसे प्रभावित करता है? तो चलो देखते हैं कि कैसे। एक पेरू तट है, ठीक, आप लोग समझते जाना, बाद में फिर मैं लिखाऊंगी। ठीक, ये आपका हो गया नॉर्मल सा मैं एक बता रही हूँ, ठीक है, कोई एकदम स्पेशल सा मैप नहीं बना रही हूँ। ये पेरू तट है, इमेजिन करो आपके सीधे हाथ तरफ,
जैसे आप बैठे हैं, है ना, तो आपके सीधे हाथ तरफ क्या है, एक पेरू देश लगा हुआ है, ठीक है। अंगूठे की तरफ मान लो जाए तट है जिसका नाम है पेरू तट, ठीक। उसके बाद से जो भी इलाका है वो कौन सा इलाका है, वो है आपका ये पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मीन्स क्या, प्रशांत महासागर, ठीक। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक। तो हमारे सीधे हाथ तरफ या सीधे हथेली तरफ, सीधे हथेली को आप क्या मान लोगे, पेरू तट या पेरू देश, है ना। और देश में कौन सा है, पेरू तट। कौन सा तट है, पेरू तट, ठीक है। अब पेरू तट के अंगूठे से जितना भी एरिया है वो पूरा सागर मान लो। कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर हमारा जो उल्टे हाथ पे है ना, यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में हमारा क्या आता है, भारत आता है, राइट, ठीक है। तो जनरली ये जो मौसमी चक्र है, ये मौसमी चक्र जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मौसमी हवाएं हैं, अभी थोड़ा सा उससे हट के मैं आपको बता रही हूँ, इतना समझ में आया ना कि सीधे हाथ तरफ पेरू देश है, इमेजिन करो, बाकी अंगूठे से लेके पूरा शरीर मान लो एक प्रशांत महासागर है, और जस्ट उधर ही से रिलेटेड होते हुए कौन सा आता है, आपके उल्टे हाथ तरफ कौन सा देश है, या एशिया महाद्वीप है या हमारा देश है, ठीक है। तो मैं जनरली एक मौसमी चक्र के बारे में आपको बताती हूँ कि प्रत्येक देश में या प्रत्येक जगह पे एक वायु स्थित होती है ना। अगर वो वायु आपकी हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर में कल बताई थी, है ना, उच्च दाब और निम्न दाब, है ना। तो निम्न दाब क्या होता है, जनरली क्या होती है, सूखी होती है ना। तो क्या होता है, अगर वो किसी राज्य किसी देश में स्थित है ना, और समुद्र से अगर कोई पवनें चल रही है, ठीक, अब ये पवनें उस देश में पहुंचती है जहां पर ऑलरेडी निम्न दाब वायु वाला दाब क्षेत्र स्थित है या क्षेत्र बना हुआ है। तो जब ये आर्द्र भरी पवनें उस पवनों से मिलती है जो ऑलरेडी निम्न वायु दाब वाली है, तो वो क्या होती है, ऊपर होकर उठने लगती है। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा ऊपर जाएगी और पानी का जो है वो पानी मतलब वर्षा के लिए वो उत्तरदायी होती है, राइट। तो वैसे ही जो है हमारा ये हम इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब इस चक्र में अल नीनो चक्र में क्या होता है, अल नीनो चक्र ऐसा चक्र है जब पेरू तट पे, है ना, पेरू तट की गर्म हवाएं, ध्यान से सुनना, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रही हूँ, बुक की लैंग्वेज से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एकदम घूम जाओगे, ठीक है। तो जब पेरू तट की गर्म हवाएं, ठीक है, पेरू तट में गर्म हवाएं स्थित है, प्रशांत महासागर लगा हुआ है, तो जब पेरू तट की गर्म हवाएं, है ना, पूर्व से, पूर्व मीन्स जहां पे वो स्थित है, हमारे सीधे हाथ तरफ कौन सा है, पूर्व, ईस्ट साइड, पूर्व साइड, ठीक है। तो पूर्व साइड में जब गर्म हवाएं किधर जाएंगी, आपकी पश्चिम तरफ। अब पश्चिम तरफ कौन सा देश स्थित है, हमारा इंडिया, है ना, मतलब एशिया महाद्वीप, जिसमें और भी है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है। तो इंडिया स्थित है, ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है। तो जब पवने, है ना, व्यापारिक पवने, ट्रेड वाइंड्स जो मैंने कल बताई थी आपको, तो ये ट्रेड विंड्स कहाँ पे जाती है, पेरू तट से एशिया महाद्वीप की तरफ चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो नॉर्मल पीरियड में क्या होता है, नॉर्मल समय में क्या होता है, ये पवनें यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पर पहुँचती है। कैसे कि जब ये यहाँ से यहाँ तक सरवाइव कर रही है और ये स्ट्रांग पवन है, मतलब क्या है, ये अपने आप में स्ट्रांग है, यहाँ से यहाँ तक सरवाइव करने के लिए, पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर ये पवने गरम है मीन्स कौन सी पवने होगा, लो प्रेशर, निम्न वायु दाब वाली, ठीक है। तो ये गर्म हवाएं मतलब लो प्रेशर कहाँ पर आ रहा है, हमारे इंडिया के तरफ, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है, इंडिया के तरफ या फिर ऑस्ट्रेलिया के तरफ। मेनली ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट होती है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर लगा हुआ है तो ये यहाँ पर क्रिएट होती है,
ठीक है। अब जब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है आपका हाई प्रेशर है, अब ये लो प्रेशर हमारे पास आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के तरफ, तो दोनों यहाँ पर मिलकर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर जो है तेज वर्षा कराती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल पीरियड में है। ठीक, मैं अभी नॉर्मल पीरियड मतलब सामान्य समय का बता रही हूँ कि जब सामान्य समय कैसे होता है कि हमको जो मानसून कैसे मिलता है, जब पेरू तट से एशिया महाद्वीप में लो प्रेशर हवाएं आती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिएट होकर एक भारी वर्षा कराती हैं और यही पवनें हमारे भारत में प्रवेश होकर वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक, इतना समझ में आया क्या? इतना क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है क्या? फिर मैं अल नीनो स्टार्ट करती हूँ। अच्छे से याद मतलब समझ में आ रहा है? किसी का एक मैसेज डाल दो। कोई है? चलो, सबको अच्छे से आ रहा है ना? तो ठीक है, तो अब देखो नॉर्मल पीरियड में क्या हुआ कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। अब क्या किया कि लो प्रेशर ये अप इधर भेज दिया तो यहाँ पर एलपी क्रिएट हो गया, मतलब लो प्रेशर, और पेरू तट में क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। जब ये लो प्रेशर ना एशिया महाद्वीप की तरफ भेज देता है तब पेरू तट पे हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर बनने से वहां पर समुद्र की जो मतलब प्रशांत महासागर जो पेरू तट से कनेक्टेड है ना, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वो क्या कराता है कि एक जोर से अपव्हीलिंग होती है, लहरें उठती है ना? तो जितने भी हमारे प्रशांत महासागर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होती हैं, ऊपर आती हैं, जो कि पेरू तट के लिए बहुत, जो फिशरीज या मछुआरे हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, ये बहुत लाभदायक होता है। लेकिन ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है, पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन तब क्या होता है जब अल नीनो आता है। अल नीनो क्या करता है, ये क्या करता है, अभी जो पवन है वो क्या हो रही थी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे आ रही थी, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही थी, ईस्ट टू वेस्ट हो रही थी। लेकिन अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पर जो पवन है वो क्या जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। ठीक है, पहले कैसे आ रही थी, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रही थी, अब हवा कैसे जाएगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी, मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ जाएगी, मतलब एशिया महाद्वीप से कहां पर जाएगी, पेरू में, जस्ट उल्टा चला जाता है। तो हाँ, नहीं, वो सामान्य पीरियड पे था। ठीक है, तो अब क्या हो रही है, अल नीनो में क्या होगा, अल नीनो में जो हवा है वो एशिया महाद्वीप से पेरू तट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एशिया महाद्वीप में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, उच्च वायु दाब महाद्वीप, है ना, एशिया महाद्वीप में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा और जो पेरू तट पे है वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस चक्र के कारण क्या होती है, हमारी पूरी गर्म हवाएं जो है वो पेरू तट की तरफ चले गई और हमारे पास हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब हमारे पास शुष्क वायु बच गई, है ना, शुष्क और रूखी वायु बच गई। अब हमारे पास पवन और हमारे देश में जो सूखी हवाएं चलने लगेगी तो क्या हमारे यहाँ वर्षा कराएगी क्या, एशिया महाद्वीप में वर्षा कराएगी क्या, नहीं। तो यही कारण होता है अल नीनो में कि जब भारी जो अकाल पड़ता है उसके लिए अल नीनो जो है वो उत्तरदायी होता है ना। अकॉर्डिंग टू मौसमी विज्ञान, है ना, इसमें क्या होता है कि 123 साल में, कितना, 123 साल में हमारे यहाँ 16 बार क्या हुआ है, अल नीनो का इतना ज्यादा प्रभाव देखा गया है ना, 123 साल में 16 बार हमारे देश में
मतलब 16 बार ऐसा, मतलब 16 बार इतना ज्यादा अकाल देखा गया है कि बारिश जो है हमारे यहाँ 20% से भी कम हुई है। किसकी वजह से? अल नीनो की वजह से। क्यों? क्योंकि अल नीनो जो क्या करता है, हमारे लो प्रेशर को पेरू तट पे भेजता है और हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से पवनें जो है वो शुष्क रहती हैं और शुष्क की हवा पवनों की वजह से जो है हमारे भारत पे अकाल पड़ता है। इतना समझ में आया? अच्छे से आया? ठीक है। तो 123 साल में 16 बार जो है हमारे भारत को इस चीज का फेस करना पड़ा। जैसे 1902 में, 1905 में, ठीक है, 1951 में, 65 में, 72 में, 82 में, है ना, 87 में, 2002 में, इस तरीके से हर एक जितना साल है मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे देश के डेटा के अकॉर्डिंग जो है हमारे भारत को इतने बार अकाल फेस करना पड़ा है। ठीक है, तो ये सब जो चक्र है इसकी वजह है। ठीक, तो ये समझ में आया? अल नीनो अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है। तो और अच्छा, इन अगर हमारे भारत में वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? अकाल होगी, है ना। अकाल से क्या होगा? हमारा देश क्या है? कृषि पे डिपेंडेंट है ना। हमारे गांवे जो है किससे पे डिपेंड है? कृषि पे डिपेंडेंट है। अब अल्टीमेटली हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ने को पड़ेगा, है ना। वर्षा नहीं होगी, कृषि पे असर होगा, कृषि नहीं होगी, अर्थव्यवस्था पे असर होगा। हमारे भारत का 45% इकोनॉमिक जो है वो कृषि पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभावित करता है ये चक्र। लेकिन ये चक्र क्या हर साल देखने को मिलती है क्या? नहीं, ये चक्र जो है वो 2 से 7 साल में एक बार होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारे भारत को अकाल का सामना करना पड़ता है। तो ये था आपका अल नीनो। ठीक, अब ला नीना बिल्कुल उसके अपोजिट है। ला नीना क्या करता है? पेरू तट से एशिया महाद्वीप को लो प्रेशर भेजता है, ठीक है, और खुद हाई प्रेशर क्रिएट करता है। अब लो प्रेशर ऑलरेडी हमारे देश की तरफ वो भेज रहा है, तो मैंने क्या बताया कि लो प्रेशर वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो उसको आर्द्र हवा मिलते ही वो क्या करता है, यहाँ पर जो लो प्रेशर जो भेज रहा है ना, वो बहुत मतलब एक्टिव पवनें होती हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पवनें होती हैं, जो कि डायरेक्ट हमारे एशिया महाद्वीप के तरफ पहुंचती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हमारे भारत में जो है वो वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। हेडिंग डाली हो क्या? अल नीनो और ला नीना। क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा सा घूमने वाला जगह हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो अल नीनो में पहले लिखना अल नीनो, है ना। तो अल नीनो में क्या लिखोगे? अल नीनो में क्या लिखोगे कि पहला पॉइंट लिखना, यह लैटिन वर्ड है जो जिसका अर्थ लिखना, जिसका अर्थ छोटा लड़का है ना। जिसका अर्थ जो है वो अल नीनो मतलब क्या होता है? छोटा लड़का। ठीक है, अल नीनो का क्या मतलब होता है? छोटा लड़का। ठीक है, ठीक, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है छोटा लड़का। ठीक है, उसके बाद
फिर क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस प्रक्रिया में पेरू तट की गर्म हवाएं या निम्न गर्म हवाएं, इस प्रक्रिया में पेरू तट की गर्म हवाएं एशिया महाद्वीप में, इस प्रक्रिया में पेरू तट की गर्म हवाएं एशिया महाद्वीप में पहुंचती है, जिससे पेरू तट में उच्च वायु दाब बनता है तथा एशिया महाद्वीप में निम्न वायु दाब बनता है। परंतु अल नीनो में गर्म हवाएं पश्चिम से पूर्व अर्थात एशिया महाद्वीप से पेरू तट में पहुंचती है, जिससे एशिया महाद्वीप में उच्च वायु दाब व पेरू तट में निम्न वायु दाब बनता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखना, एशिया महाद्वीप में ये पवनें शुष्क रहती हैं, जिससे अकाल व सूखा रहता है। कहाँ? भारत में। ठीक है, तो ये था अल नीनो। ठीक, अल नीनो में क्या होता है, जो पवनें हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, लेकिन वही चीज जो है वो ला नीना में क्या होती है, ला नीना, है ना। ला नीना में क्या होती है, ला नीना में क्या होती है, इसका यह लैटिन वर्ड है, ये भी है ना, जिसका अर्थ क्या है, छोटी लड़की। ठीक है, तो ये जो ला नीना प्रोसेस में क्या होता है कि लिखो, गर्म हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करती है, जिससे पेरू तट में उच्च वायु दाब व एशिया महाद्वीप में निम्न वायु दाब बनता है, जो कि
वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा अल नीनो और ला नीना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया तो बताओ। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, अब नेक्स्ट जो है, ये जो है लगभग जो है हमारा भौतिक भूगोल खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप लोग मुझे बताओ कि आर्थिक भूगोल स्टार्ट करूं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैं सोच रही हूँ छत्तीसगढ़ स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है ना। तो मेरे ख्याल से आर्थिक भूगोल इजी है। आर्थिक भूगोल में बस यही लिखाना है कि धात्विक खनिजे कौन कौन से हमारे स्टेट में है ना, मतलब खनिजे कौन कौन से स्टेट में है, तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो फिर भी आप लोग एक बार मुझे बता देना कि क्या पढ़ना रहेगा आप लोगों को। झीलें कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बता देना। फिलहाल जो है ये हो गया क्या आप लोगों का। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़े थे, अल नीनो और ला नीना, है ना। तो बाकी जो सारी चीजें हैं ना, ये क्या थी, ये सारी कारकें थी कि कैसे आपको हमारे भारत में मानसून देखने को मिलता है, कैसे आप लोगों को शीत ऋतु में भी वर्षा देखने को मिलता है ना। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अभी जो शीत ऋतु ठंड में जो वर्षा हुई थी वो उसका रीजन क्या था। आप लोग अगर जानने को इच्छुक होंगे तो आप लोग पढ़ोगे, बाकी लोग तो बस ऐसा है कि ज्ञान देने आते क्लास में और बस खत्म हो जाता है उनका। ठीक है, तो उन लोगों के चक्कर में प्लीज आप लोग मत आओ। जो लोग रेगुलर हैं वो रेगुलर रहो हर एक के क्लास में। ठीक है, टाइम पास करने कोई मत आना, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारत की ऋतुएं पढ़ते हैं। अभी तक हमने कारकें पढ़ी, अब कौन कौन सी ऋतुएं हैं सभी आप लोग जानते हैं कौन कौन सी ऋतुएं हैं, है ना। मेनली जो है वो ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और कौन सी है, वर्षा ऋतु है। ठीक है, अब जानते हैं कि भारत में इन ऋतुओं का बनना कैसे, मतलब बनता कैसे है। ठीक है, तो हेडिंग डालो भारत में ऋतुएं। ठीक है, भारत में ऋतुएं, ये इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक तो होगा नहीं। ठीक, मौसम कैसे रहता है ये सारा चीज़ रहेगा आप लोगों को। ठीक, वर्षा में थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत में जो वर्षा ऋतु है वो हवाएं कहाँ कहाँ से भारत में प्रवेश करती है और भारत के कौन कौन से जो है वो राज्यों में वर्षा कराती है। ठीक है, चलो तो भारत की ऋतुएं, हेडिंग डाल लो भारत की ऋतुएं, भारत की ऋतुएं। ठीक है, तो भारत की ऋतुओं में सबसे पहले जो है वो शीत ऋतु है। शीत ऋतु कैसे होता है कि जनरली हमारे भारत जैसे अभी जो चल रहा है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो वायु रहती है वो क्या रहती है, स्थायी रहती है। ठीक है, भारत में जो शीत ऋतु की हवाएं होती है वो क्या रहती हैं, स्थायी रहती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ITCZ अंत अभिसरण क्षेत्र स्थापित होने की वजह से शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। मैंने आप लोगों को अंत अभिसरण क्षेत्र पढ़ाया था। अंत अभिसरण क्षेत्र, मैं जस्ट YouTube देख रही थी तो मुझे एक इंटरव्यू में, मतलब एक IAS के इंटरव्यू में पूछा गया था कि अल नीनो और ला नीना क्या होता है ना।
तो इतना हल्के में मत लिया करो किसी भी चीज को या सब्जेक्ट को, ठीक। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी, अंतः अभिसरण क्षेत्र। अंतः अभिसरण क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतः अभिसरण क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहने वाली पवनें जब वहां पर की व्यापारिक पवनों से मिलती है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगहों पर या दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। मतलब भूमध्य रेखा बीच में है, उसके उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, उन दोनों के बीच में बनना वाला क्षेत्र कौन सा होता है, दोनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पवनें हैं वो जब व्यापारिक पवनों से मिलती है और जो वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतः अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले जो क्षेत्र है वो वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है और जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वो शीत ऋतु के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो शीत ऋतु वाला जो है ना, शीत ऋतु या ISTCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल जोन क्षेत्र जब स्थापित हो जाता है शीत ऋतु में, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती है शीत ऋतु में, जैसे कि अभी हुआ है ना। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन लेके पढ़ो तो चीजें अच्छी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो जनवरी में जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा मौसम होता है, ठीक, तथा दक्षिण से उत्तर में तापमान जो है वो निम्न होता है ना। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर आते जाओगे तो वैसा वैसा जो आपको जो तापमान है वो गिरता नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठंड के समय में जो है वो जम्मू कश्मीर क्या गर्म रहेगा क्या, नहीं। तो जो है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर जो तापमान जो देखने को मिलेगा वो वैसा ही गिरता जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका शीत ऋतु, समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये था आपका शीत ऋतु। इसके अलावा हम आते हैं शीत ऋतु में कोरोमंडल में वर्षा। अब ये कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल मैंने पढ़ाया था है ना, तटीय जब मैं वो पढ़ाई थी आपको मैदान, तो मैंने आपको कोरोमंडल तट भी पढ़ाया था। कहाँ पर है कोरोमंडल तट, मुझे जल्दी से कमेंट करो, ठीक, कि कोरोमंडल तट कहाँ पर है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट पे हमारे शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है, ठीक है। अब क्या बोल रही है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली शुष्क हवा, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली शुष्क हवा, नॉर्थ ईस्ट मीन्स क्या, उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी से आने वाली वर्षा। उत्तर पूर्वी बोले तो क्या, कहाँ पर है, भारत का उत्तर पूर्वी, उत्तर वाला इलाका है ना, प्लस ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश और ये सब है ये पूर्व वाला इलाका, ठीक। तो जम्मू कश्मीर ले लो और ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया ले लो, तो वो दोनों के बीच वाला जो एरिया है उत्तर पूर्वी इलाका। उत्तर पूर्वी इलाके से आने वाली जो हवाएं हैं वो क्या होती है, शुष्क होती है, ठीक है। अब ये शुष्क होती हैं तो यहाँ पर इसको क्या मिल जाता है, पूर्व से मतलब बंगाल की खाड़ी से, मतलब भारत के दक्षिणी से दक्षिणी पूर्वी बोल लो, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी। तो वहां पर क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी मिलती है। बंगाल की खाड़ी से जब उसको वर्षा मिलती है, चीजें समझ में आ रही है क्या मैं जो बोल रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वाले इलाके से जब पवनें एंटर करती है भारत में, तब उसको पूर्व की मतलब बंगाल की खाड़ी से जो है वो आर्द्रता वाली पवनें मिल जाती है, ठीक है। जब ये शुष्क पवनें है ना, शुष्क पवनें जब बंगाल की खाड़ी वाली नमी पवनों से मिलती है, आर्द्र पवनों से मिलती है, तो क्या करती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। अब ये कोरोमंडल तट कहाँ पर है ये मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या होती है, शीत ऋतु में ये जो है वो कोरोमंडल तट में वर्षा कराती है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आंध्र में भी वर्षा कराती है, ठीक है। इसको मैं लिखा नहीं रही हूँ
है ना। आप लोग इस चीज को सुन लेना और उसको रिपीट करके लिख लेना, क्योंकि ये बच्चों वाला जो है वो थोड़ा सा चैप्टर है, तो इसमें उतना ज्यादा कुछ लिखाने के लिए मेरे पास है नहीं। ठीक, तो बस सुनते जाओ और अच्छे से सुनते जाओ, ठीक है। तो ये समझ में आया, थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझा दे रही हूँ और उसको लिख लेना, ठीक है। तो शीत ऋतु पहला हो गया हमारा, शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु में मैंने क्या बताया, शीत ऋतु में क्या होता है कि जो पवने हैं, है ना, पहला क्या लिखोगे आप लोग कि पवने जो है वो शुष्क रहती हैं। पवने क्या रहती हैं, शुष्क रहती हैं, ठीक है, और स्थायी रहती हैं, और स्थायी रहती हैं, स्थायी रहती हैं। ठीक, लेकिन क्या मिलता है, अगर यदि ITCZ अंत अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थापित होने से वर्षा कराती है, वर्षा कराती है। समझ में आया क्या? अब ये ITCZ क्या है, ये आप लोग ध्यान में रखना। अब इसको थ्योरी जैसे पढ़ने बैठोगे तो याद होगा क्या? नहीं ना, है ना। तो शीत ऋतु में पवने शुष्क स्थायी रहती हैं। ITCZ अंत अभिसरण क्षेत्र के कारण से जो है वो वर्षा कराती हैं। और पॉइंट लिख लो इसमें। और क्या होता है, क्या बताई थी मैं? हाँ, शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पे कैसे वर्षा होती है। शीत ऋतु में हेडिंग डालो, शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पे वर्षा, कोरोमंडल तट पर वर्षा कैसे होती है कि जो भारत में है ना, ये अपना भारत का नक्शा इमेजिन कर लो हमारे सीधे हाथ की तरफ से, है ना। तो इसको लिखोगे कैसे? उत्तर पूर्वी से आने वाली पवनें शुष्क रहती हैं। उत्तर पूर्वी से आने वाली पवनें शुष्क रहती हैं, परंतु उत्तर पूर्वी से आने वाली पवनें शुष्क रहती है, परंतु जब बंगाल की खाड़ी से आर्द्र पवनें मिलती है तो जो है वो कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है और कुछ भाग आंध्र में भी होता है। क्या होता है? वर्षा। शॉर्ट में लिखा रही हूं, ठीक है। तो इस तरीके से शीत ऋतु में कोरोमंडल तट में वर्षा होती है, ठीक है। हो गया क्या? अब आते हैं नेक्स्ट जो है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु हो गया, चलो आ जाइए मैम, ठीक है। तो अब ग्रीष्म ऋतु में क्या रहता है कि ग्रीष्म ऋतु में मतलब भारत का तापमान जो है वो बढ़ा रहता है, और भारत में जो वायु रहती है वो मतलब पवनें रहती हैं, वो कौन सा रहता है? निम्न वायु दाब वाली पवनें चलती रहती हैं, ठीक है। कौन सा रहता है? निम्न वायु दाब। शीत ऋतु में हाई प्रेशर वाला चलते रहता है, ठीक है, मतलब हाई प्रेशर वाला एंटर करता है। तो भारत में जो तापमान है ग्रीष्म ऋतु में वो बढ़ा रहता है, और निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र जो है वो बने रहता है। इतना क्लियर हुआ? कौन सा क्षेत्र बना रहता है? निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र जो है वो भारत में बना रहता है, ठीक है। तो जब भी इसको बंगाल की खाड़ी पे, है ना, जब भी बंगाल की खाड़ी से आर्द्र पवनें जो है वो मतलब जो हवा जो आती है ना, मतलब सागर से जो हवा या समुद्र से जो इसको हवाएं मिलती है वो हाई प्रेशर वाली वायु मिलती है। हाई प्रेशर में आर्द्रता रहती है ना।
तो जब ये हाई प्रेशर वायु है ना, किसकी, बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी से जब ये पवने, आर्द्र पवने निम्न वायु दाब वाले को मिलती है जो कि भारत में बनी हुई है ना, तो क्या होती है, ये पवने ऊपर उठने लगती है, वाष्प ही बोल दो आप लोग, है ना। तो ये पवने क्या होती हैं, ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठते ही क्या होती है, भारी वर्षा कराती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी जो है वो हमको वर्षा भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में क्या होती है, इस वर्षा को मैंगो शावर भी कहते हैं। अब दक्षिण भारत में कौन कौन सी वर्षा होती है, मतलब कौन कौन से स्टेट में वर्षा होती है, जैसे कि तमिलनाडु, है ना, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो इन जगहों पर जो है वो मैंगो शावर देखने को मिलता है। ये समझ में आया कि ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र स्थापित रहता है, लेकिन अगर उसे बंगाल की खाड़ी से आर्द्र पवनें मिलती है तो क्या होती है, वर्षा कराती है। और जनरली ये जो होता है वो अपने दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेगा। तो दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर कहते हैं। ठीक है, और इसी को कर्नाटक में क्या कहते हैं, कॉफी शावर या कहवा वर्षा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इस भारत को काल वैसाखी भी कहते हैं। ठीक है, यह विध्वंसकारी होती है। ठीक, और असम में इस वर्षा को बोरदोई सिला, है ना, जो असम में इस वर्षा को, मतलब ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, बोरदोई सिला कहते हैं। इतना समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आया। ग्रीष्म ऋतु में क्या प्रक्रिया होती है, असम में बोरदोई सिला, बोरदोई सिला, कर्नाटक में, और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी। ठीक है, चलो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या लिखोगे आप लोग, कि इस ऋतु में भारत में तापमान बना रहता है, ठीक है, तापमान बना रहता है, और निम्न वायु दाब क्षेत्र स्थित रहता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पवनें, बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पवनें मिलने से यह ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा कराती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दक्षिण भारत में इस वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में इस वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कर्नाटक में क्या, कॉफी शावर, कर्नाटक में कॉफी शावर। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी,
पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, असम में बोरदोई सिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीष्म ऋतु। अच्छा ठीक है, चलो हो गया। एक लास्ट है वर्षा ऋतु, जिसको समझा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तो वर्षा ऋतु देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो वर्षा ऋतु कि वर्षा ऋतु में क्या मतलब प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु का आगमन जो है हमारे भारत में जो है वो 25 मई से अंडमान निकोबार द्वीप से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आगमन 25 मई से होता है। कहाँ पर से? जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। 1 जून को केरल जो है वो मालाबार तट पर पहुंचता है और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो है वो भारत में पहले से प्रवेश होती है और 2 भागों 1 जून को केरल में मालाबार तट पर, है ना। 25 मई को जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप के पास पहुंचता है और 1 जून जो है वो कहाँ पर आता है? केरल में पहुंचता है मालाबार तट से। इस तरीके से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भारत में प्रवेश से पहले 2 भागों में बंटती है। 2 भागों में बंटती है मीन्स कैसे कि एक तरफ से जो आएगी वो बंगाल की खाड़ी से और एक तरफ से आएगी वो कहाँ से? अरब सागर से। समझ में आया क्या? 2 भागों में मतलब भारत है तो जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, वो भारत में कैसे प्रवेश करती है? एक तरफ बंगाल की खाड़ी से और दूसरा जो है वो अरब सागर से। ठीक है, तो जो अरब सागर वाली हवा है, ये अरब सागर समझ रहे हो ना, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, मतलब आपके सीधे हाथ तरफ जो है वो बंगाल की खाड़ी है और उल्टे हाथ तरफ कौन सा है? अरब सागर है ना। तो जब सीधे हाथ से पहुंचती है तो वो 3 भागों से अरब सागर वाली शाखा देखते हैं पहले, मतलब हमारी लेफ्ट साइड वाली एरिया मतलब अरब सागर। तो अरब सागर की तरफ क्या क्या है हमारे भारत का, कौन कौन सा हिस्सा है? एक तो पश्चिमी भाग हो गया, है ना, जो हमारा तट है ना, पश्चिमी तट या पश्चिमी भाग जो समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट हो गया। फिर कौन सी आ जाएगी? भ्रंश घाटी, मीन्स जो गुजरात वाला राजस्थान वाला एरिया हो गया, है ना। फिर आएगा गुजरात वाला हो गया। फिर आपका आएगा कौन सा? अरावली के समानांतर। तो इस तरीके से 3 जगहों से जो है वो अरब सागर का जो है वो हवाएं जो है बंटती है। समझ में आया क्या? अरब सागर से किधर? एक तो आएगा आपका बंगाल की खाड़ी के तरफ से, ठीक है, आपका पश्चिमी घाट से आएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट से प्रवेश करते ही वो भ्रंश घाटी की तरफ जाएगा। भ्रंश घाटी क्या है ये आप लोग मुझे आज का होमवर्क है लिख लेना। ठीक है, तो भ्रंश घाटी की तरफ जाएगा और एक राजस्थान अरावली पर्वत तरफ जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में कैसे पहुंचता है अरब सागर का हवा? तो पश्चिमी घाट में दक्षिणी पश्चिमी पवनें पश्चिमी घाट में प्रवेश करती है और वर्षा कराती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पश्चिमी घाट पढ़ाया था, तो जो पश्चिमी घाट के जो पहाड़ और पर्वतें हैं वो अधिक ऊंचाई वाली एरिया पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वर्षा कैसे होती है, यहाँ पर ना पर्वतों के एक तरफ तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है लेकिन अंदर तरफ क्या होती है? कम वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी पर्वतें हैं ना, ये हवाओं को अंदर जाने से रोक देती है। अब रोकेगी तो क्या होगा? पवनें वहीं पे स्थित हो जाएंगी, वहीं पे स्थायी हो जाएगी, तो क्या होगा? वहां पे वर्षा होगा। और एक तरफ वर्षा नहीं हो रहा है या कम वर्षा हो रही है और एक तरफ ज्यादा हो रहा है, तो वो एरिया कौन सा कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र
इसको भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये चीज समझ में आया क्या कि पश्चिमी घाट पे वर्षा कैसे होती है। पश्चिमी घाट पे मतलब अरब सागर से आने वाली जो पवनें हैं वो पश्चिमी घाट पे पहुंचती है, तो वहां की पहाड़ और पर्वतें क्या करती है, इन हवाओं को अंदर जाने से रोकती है और वहीं पर जोर से वर्षा कराती है पश्चिमी घाट पे। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो लगे हुए पश्चिमी घाट वाले एरिया पे लगे हुए स्टेट देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट या राज्य में वर्षा कराती है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो ये जो ये पश्चिमी घाट वाली जो हवा है वो इन्हीं स्टेट तक पहुंचती है। कौन कौन सी? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं भ्रंश घाटी वाली पवनें। 3 भागों से प्रवेश कर रही थी, अब आते थोड़ा सा ये पवनें ऊपर जाती हैं। तो भ्रंश घाटी पवनें जो है वो कहां पर पहुंचती है? थाल घाट, भोर घाट। ये कहां पर है? ये भी होमवर्क है। पहला होमवर्क हो गया आपका भ्रंश घाटी, दूसरा हो गया थाल घाट, भोर घाट। मैंने पढ़ाया था कहां पर है। ठीक है, तो थाल घाट और भोर घाट में प्रवेश करते ही भारत में उत्तर प्रदेश तक वर्षा कराती है। समझ में आ रहा है कि ये पवनें कहां तक प्रवेश वर्षा कराती है? उत्तर प्रदेश तक वर्षा कराती है। तथा इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी वर्षा कराती है। समझ में आया कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में है वर्षा किधर से आ रही है? अरब सागर से आ रही है, भ्रंश घाटी। ठीक, कहां तक? उत्तर प्रदेश तक वर्षा कराती है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कहां पर है? महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट आते हैं अरावली के समानांतर। ठीक है, अब अरावली के समानांतर में क्या होता है कि ये जो पवनें है ना, अरावली जो पर्वत है ये ना क्या है, थोड़ी निचली होते जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, ये पवनों को रोक नहीं पाता और ये पवनें जो है वो आगे कहाँ तक चले जाती है? जम्मू कश्मीर तरफ चले जाती है। तो इसलिए राजस्थान में जो है वो आपको वर्षा देखने को नहीं मिलती है। समझ में आया कि राजस्थान में वर्षा कैसे नहीं होती? कि जब अरब सागर से जो पवनें चलती है वो भ्रंश घाटी में वर्षा कराई, पश्चिमी घाट पे वर्षा कराई, लेकिन अरावली पर्वत पर नहीं पहुंचती है क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो इन पवनों को रोक नहीं पाती और ये पवनें जम्मू कश्मीर तरफ चले जाती है। समझ में आया? अब आते हैं बंगाल की खाड़ी वाला। अब ये बंगाल की खाड़ी कैसे होगा? जैसे कि आप लोगों का अरब सागर वाला हुआ वैसी बंगाल की खाड़ी। अब ये बंगाल की खाड़ी कहाँ कहाँ वर्षा कराएगी? हमारे पूर्वांचल प्रदेशों में। पूर्वांचल प्रदेश मीन्स क्या? आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, और कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। तो अराकान योमा तट एवं सर्वाधिक जो है वो वर्षा मेघालय में होता है। और दूसरा जगह कौन सा आएगा आपका? पूर्वी घाट, है ना, पूर्वी घाट पे वर्षा कराएगी। तो पूर्वी घाट पे कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें जब पूर्वी तट पे पहुंचती है तो चक्रवाती वर्षा कराती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी जो स्टेट आएगा आपका? उड़ीसा, तेलंगाना, है ना, यहाँ पर वर्षा कराती है। ठीक, पूर्वी तट वाला। तो इतना ही था वर्षा वाला। यहीं पे जो है वो मानसून खत्म होता है। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे तो रहता नहीं है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। ठीक, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या पढ़ाऊँ आज मेरे को एकदम क्लियर कर दो। इंग्लिश पढ़ाऊँ कि छत्तीसगढ़ पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे को ये ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते अब बोर लग गया है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। जो मैंने बोला है उसको नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। बुक से पढ़ोगी तो दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी में ही वहीं पे गुम हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।